ये पटना पटना का नवाब ने भेजा था जिहादी वहां पे। वहाबिज्म सबसे सबसे पहले पटना में आया था, आपको मालूम है? तो ये आज से थोड़ी चल रहा है। आप पढ़ेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे और उसके बाद ये रोना रोएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, हाय हाय हाय। लेकिन ठीक है, ये इस पूरे देश के सिनारियो को देते हुए आप आरएसएन सिंह जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर कह रहे हैं, बिहार को लेकर इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठाने का मकसद बस यही था कि एक जो सेफेस्ट जोन बनता जा रहा है बिहार, आखिर बिहार ही क्यों? तो ठीक है, सभी की जुबान से एक बात सामने आती है कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज यह बात दिमाग से आती है कि यहां के लोगों को टारगेट करना, यहां के युवाओं को, क्योंकि ये बेरोजगारी भी इसका एक अहम मुद्दा हो सकता है कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनके दिमाग में कुछ भी कचरा भर दीजिए, उस रास्ते पर निकल जाएंगे, कुछ पैसे उनकी जेब में डाल दीजिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण, आपने कहा जिहादीकरण हो रहा है, दिमाग में क्या बातें पनपाई जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है, कौन सा साहित्य उन्हें विश्लेषित कर बताया जा रहा है। चौथा कारण यह हो सकता है कि क्या बहुत ही कम एज में लोग बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। तो कई तरह के सिनारियो सामने आ रहे हैं और पूरे देश के पटल पर अगर इसे देखें तो आरएसएन सिंह जी की बात पर मुहर लगती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप बिहार तक कनेक्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी बुनियाद में जाना होगा, कहां से शुरू हो रहा। लेकिन एक सवाल इसके बाद भी है कि अगर इस केमिस्ट्री को हमने पढ़ लिया, उसके बाद भी इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पर भी हम आएंगे, आरएसएन सिंह से सवाल करेंगे। लेकिन पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व डीजी हैं आप, और तंत्र में रहते हुए इन चीजों को बहुत करीब से आपने देखा, क्या पाया? सेफेस्ट जोन बिहार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि धमाकों के बाद ये सवाल हम कर रहे हैं, ये धमाके नहीं भी हुए थे, ये सवाल जायज थे, वहीं बने हुए थे और पनप कर जवान हो रहे थे। ये दोनों घटनाएं जो हाल में घटी है बांका में और अभी दरभंगा में रेलवे स्टेशन पे, काफ़ी चिंताजनक घटनाएं हैं जी। और धमाके हुए हैं दोनों जगह। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, इनके क्या मंसूबे हैं। लेकिन विस्फोट जो हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। और इंटेलिजेंस ब्रांच, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच मशीनरी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस होता है, आईबी है, रॉ है, तो इन सब का ज़्यादा फेलियर दिखता है। इन लोगों को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाल की जो दो घटनाएं घटी हैं, लेकिन अशोक गुप्ता जी हमारे साथ, अशोक गुप्ता जी हमारे साथ आरएसएन साहब हैं, उनका कहना है कि आज आप इस इंटेलिजेंस को फेलियर मान ले रहे हैं, इतना कह के काम नहीं चलेगा। क्यों मान रहे हैं? उसकी बुनियाद तक जाना होगा आपको, यह कहना है आरएसएन साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उन्हें कैसे जवाब दिया जाए और उनके सवालों का क्या उत्तर है? मैं यही कह रहा था अभी कि अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो बांका की घटना हो या दरभंगा की घटना हो, इन्वेस्टिगेशन जो जिला पुलिस या रेलवे पुलिस कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर निशाकांत ओझा हमारे साथ खुफिया विभाग के जानकार हैं, उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर निशाकांत ओझा जी, आप अभी तक के डिस्कशन को जब सुन रहे हैं और इस विचार विमर्श को जब सुनते हुए आपको क्या लग रहा है? एक बड़ा परिदृश्य, एक बड़ा कैनवास तो हमें नजर आता है, हर बार नजर आता है, लेकिन यह जानना हम चाह रहे हैं डॉक्टर निशाकांत ओझा जी से कि क्या सर वक्त आ चुका है कि आप उन सभी ऐसी जगहों पर जहां से धमाकों की शुरुआत होती है, जहां बारूद की पढ़ाई होती है, उन जगहों पर एक्शन लेने की जरूरत है, इससे पहले कि आप खुफिया तंत्र को बेकार कहें, बर्बाद कहें, बिना काम का कहें, नाकाम कहें, उससे पहले यह है कि आप कुछ ग्रासरूट पर कुछ काम कर लें। डॉक्टर निशाकांत ओझा जी। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं खुफिया तंत्र को बेकार कहना या खुफिया तंत्र हमारा इनइफेक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर हम बात करते हैं टेररिज्म और इस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी की ब्रीच की, ये एक नेक्सस है और एक तरह का आर्किटेक्चर है जो प्रिवेल होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ बिहार में नहीं है,
या दरभंगा में नहीं है, ये केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, हुबली में भी है, बेलगावी में भी है, गोवा में भी है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इसकी जी, चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरएसएन साहब के पास अब जरा चलते हैं फिर से एक बार। आरएसएन साहब, इसे समझाने की आपने बहुत कोशिश की, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं, और आरएसएन साहब इसे समझाने की आपने कोशिश की, आपने एक बड़े नेक्सस की बात कही, आपने जिहादिज्म की बात कही। हम एक चीज समझना चाहते हैं कि इस केमिस्ट्री की बात आपने कही, लेकिन केमिस्ट्री को जब समझ लिया, आपके जैसे एक्सपर्ट देश में हैं जो इन चीजों को देख पा रहे हैं, तो आरएसएन सिंह जी, इस मॉड्यूल के ध्वस्त करने के लिए हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, क्या प्रयास रहे, क्या इस पर कभी आपने कुछ कहा है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, 29 जून 2020 को जी एनआईए का एक अलर्ट गया है, बिहार सरकार को गया था जी, और जिसमें यह कहा गया था कि जैश-ए मोहम्मद, अल कायदा और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिहार के जरिए अपने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल किलिंग्स करने के लिए अपने ऑपरेटिव्स भेज रहे हैं। अब जब तक इनको वहां से कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा बिहार के अंदर से, तब तक तो ये कोई हो नहीं सकता है। अगर पटना के गांधी मैदान में इस तरह की जो घटना थी, मैं तो उस समय मौजूद था वहां पे, तो आप उसको अगर केवल धमाकों के ख्याल से देखें तो एक बात है, और एक ये भी है कि इसकी पूरी संरचना कहाँ, कॉन्स्पिरेसी की संरचना कहाँ पे हुई थी, वो ये एक दूसरी बात है। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि और मैं आपको बता दूं, मैंने रॉ में भी अपनी सेवाएं दी। जी, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा हमेशा से मत रहा है कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर्स है। मैं सेना में भी था, मैंने कश्मीर में भी नौकरी की है। आप मारते जाइए, मिलिटेंट जिहादी मारते जाइए, पैदा होते जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसके, कहते हैं नो योर एनिमी, पहला सिद्धांत है वॉरफेयर का, वो आखिर वो फैक्ट्रियां किस बूते पे चलती हैं? क्या वो सिर्फ पैसे से चलती हैं? आपने तो कह दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है। डू यू नो 90% जिहादी जो इसने ISIS ज्वाइन किया, 90% एजुकेटेड लोग थे, उसमें से ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे, ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। ये तो दिस थ्योरी हैज बीन डिबंक्ड। जी, ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो आइडियोलॉजी पैदा करती है उसको आपको एड्रेस करना। हम